गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि एकदम फिट होंगे और फोकस किए होंगे अपने अध्ययन पे। देखिए, अब 100 दिन बचे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे, लगभग मान लीजिए 100-110 दिन। तो अंतिम जो 100 डेज होना चाहिए वो फोकस होना चाहिए, प्रीलिम्स पे होना चाहिए। लेकिन जानते रहिए कि केवल प्रीलिम्स पे फोकस करने से फाइनल सक्सेस तो नहीं ही मिलता है। यानी सक्सेस के लिए जो हम लोग सितंबर अक्टूबर से एफर्ट कर रहे हैं, यानी जो 1 साल या 1 साल प्लस का जो एक विस्तृत कैनवास लेके चल रहे हैं, उसको अब एकदम इफेक्टिव ढंग से इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग अभी भी जुड़े हुए हैं या जो पहले कुछ अध्ययन कर लिए हैं, उन सब के लिए मैं कहूँगा कि अब हमको फोकस करना चाहिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे। और जब मैं कहता हूँ कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे फोकस करने का, तो इसका मतलब यही होता है कि आप जो पढ़ें, जैसे मान लीजिए कि ऑप्शनल की ही क्लास ले रहे हैं, ठीक है, अभी हम 1 घंटे सवा घंटे के बीच की क्लास ले रहे हैं। सच पूछे तो ऑनलाइन की 1 घंटे की क्लास ऑफलाइन में 2 सवा 2 घंटे में चलती है, क्योंकि ये मोनोटोनस रहता है, यूनी डायरेक्शनल ये बातें रहती हैं। आपकी बात हम एसएमएस से और व्हाट्सएप से समझ पाते हैं कि आपको क्या दिक्कतें हैं। इसलिए एक तरह से हम ही को सारी चीज़ें देख करके चलना होता है, तो वो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि यूनी डायरेक्शनल ज़्यादा बातें होती हैं इसमें। इसलिए 1 घंटे का समय वो 2 घंटे के बराबर ही समझिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस 1 घंटे की क्लास को जब आप देखें, तो एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उस टॉपिक पे। यूपीएससी के सवाल उतने फैक्चुअल नहीं होते, वो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड रहते हैं, है ना। फैक्टों की भी चर्चा हम पर्याप्त कर दे रहे हैं। तो इससे इसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि इसको पढ़ने के बाद आप क्या करें कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे यूपीपीएससी में चाहे यूपीएससी में, यूपीएससी के स्तर पे आप देखेंगे तो पॉलिटिकल कम आता है, लेकिन आपको जानना चाहिए, आप चूंकि हिस्ट्री ऑप्शनल लिए हुए हैं, तो आप चाहे कम आए, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 4 आए, आपको सारे सवाल इस स्थिति में रहने चाहिए कि आपके सारे सवाल कम से कम सही हो सकें। एक बात और जानते रहिए, जो इस समय का जो 100 डेज है, दो बिंदुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि एक दिमाग में एक मोटी मोटा खाका बनाएं, क्योंकि हर एक विद्यार्थी की परिस्थितियां अलग अलग हैं। मेरा ये मानना है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए लगभग अंतिम समय पे अगर आप देखें 600 आवर्स निकाल लें तो परफेक्ट है। पूरा आराम से आप प्रीलिम्स कर ले जाएंगे, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन याद रखिए, इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। उनको हो सकता है कि इन 100 दिनों में 600 घंटे निकालना मुश्किल हो, तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि कम से कम अंतिम 20 या 25 दिन वो ऐसा निकालें, हो सके तो 30 दिन, नहीं छुट्टियां मिलती हैं तो कम से कम 20 दिन 22 दिन तो ऐसा निकालें ही निकालें। वो कुछ सीएल है, कुछ ईएल है, आप कौन सा लीव ले सकते हैं वो आप लोग बेहतर जानते हैं, जॉब वाले जानते हैं, उनकी डिपार्टमेंट की परिस्थितियां कैसी हैं, वो अलाउ करेंगे। तो 20-25 दिन में वो कम से कम फिर निकालें, 300 350 घंटे निकालें, 10-12 घंटे पढ़ें और बाकी इधर पढ़ते रहें, तो जाहिर सी बात है वो भी 500 550 घंटे के आसपास आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से एक प्लान बनाने की ज़रूरत है, और बनाने की नहीं, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मैं संडे को, आज वेडनेसडे है, संडे को एक बार आप लोगों से चर्चा जरूर करूंगा कि इस 100 डेज की प्रीलिम्स के जीएस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना। चाहे वो सीसेट का संदर्भ हो, चाहे वो जीएस इसका संदर्भ हो, तो वो हम आपको एक बार जरूर ब्रीफ करेंगे। जैसे आपको ये लगे कि आपके साथ हम हैं, ऐसा नहीं है कि आप हमारे क्लास के सामने नहीं हैं तो हम आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। सफल होने के लिए दो चीज़ों का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट। और याद रखिए, जब आप टारगेटेड वे में काम नहीं करते हैं तभी तनाव होता है। आपको लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं और कर नहीं पाते हैं, तो तनाव रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इन दोनों को मैनेज करके लगभग 600 घंटे के आसपास प्रीलिम्स पे निकालिए। डेफिनेट है कि आप सक्सेसफुल होंगे, सफल होंगे।
एक बात और कहना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आप इसके बावजूद भी ऐसा हो ना, खुदा न खास्ता आप 1 नंबर 2 नंबर से रुक भी जाए, तो आपको ये लगेगा कि चलिए ठीक है, हमने प्रयास किया, परीक्षा का स्तर बहुत अच्छा था, इसलिए हमसे 1 नंबर से चूक हो गई, है ना? लेकिन जब आप प्रॉपर वे में काम नहीं करते हैं, तो आपको क्या होता है, 2 नंबर से रुकता है तो हमेशा जीवन भर के लिए अफ़सोस रहेगा, पूरे साल भर आप परेशान रहेंगे कि ये चीज़ें मैनेज कर लेता तो ये होता, ये चीज़ें हो जाता तो ये हो जाता। कॉन्फिडेंस भी जाता है, समय भी बर्बाद होता है, अफ़सोस भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से मुक्त रहना होगा। मौसम भी इस समय देखिए इतना चेंज होता है कि एसिडिटी की समस्या, नींद की समस्या, है ना? मालूम हुआ किसी ने एसी चला लिया, किसी ने पंखा चला लिया, तो सर्दी की जुकाम की समस्या, ये सारी चीज़ें सब मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। सक्सेस को ये छोटी-छोटी बातें प्रभावित करती हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप अकेले नहीं हैं। ये कभी नहीं सोचिएगा कि आप अकेले हैं, हम आपके साथ हैं, बशर्ते ये है कि आप सामने नहीं हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को टारगेट रखना होगा, बहुत कूल माइंड होकर के चीज़ों को पढ़ना होगा। और बाकी हमने आपसे हमेशा कहा है कि ऑप्शनल्स के लिए तो एकदम से परेशान ही नहीं होइए। श्योर। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत जल्दी हम संडे तक आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, लगभग 50-60 मिनट का या 1 घंटे के आसपास का एक अपना अनुभव शेयर करेंगे, चर्चा शेयर करेंगे कि आप उसको लें, उसे अपनी स्ट्रेटजी में शामिल करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, है ना? प्रीलिम्स निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन इतना तो महत्वपूर्ण है ही कि आपको सेकंड राउंड में जाने के लिए ये मतलब एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार करता है। तो गेट रेडी एकदम। अब मत चूको चौहान वाली कंडीशन है ना? और आपने तो इतिहास भी पढ़ा है, बहुत सारी स्थितियों को देखा है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में जो है अपने एम्पायर को खड़ा किया जा सकता है। तो आप भी अपना एम्पायर ही खड़ा करेंगे। तो एकदम से चीयरफुल होकर के, तनाव मुक्त होकर के, समय प्रबंधन के साथ बेहतर ढंग से आप फोकस करें। और बाकी ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ऑप्शनल के लेवल पे तो कभी कोई सवाल बाहर नहीं आएगा। वो आपका ये कॉन्फिडेंस है, आप जुड़े हैं तो आप अच्छे ढंग से जानते हैं। बस उसको अब जो है वो सारे प्लान को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, शेर शाह सूरी को देखेंगे। शेर शाह सूरी, आपको बताऊं कि इससे हमसे कहीं नहीं मतलब होता है कि बता भले दें, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं मतलब ही नहीं है। थोड़ी बातें इधर उधर की इसलिए करता हूं कि प्रीलिम्स में भी आपको थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिल जाए, है ना? तो जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं होता है। मेन चीज़ है कि कॉन्सेप्ट जानना चाहिए कि कैसे शेर शाह सूरी का उदय हुआ। और आप जानते हैं कि यह द्वितीय अफ़गान साम्राज्य का संस्थापक था। द्वितीय अफ़गान साम्राज्य का संस्थापक था। एक बात और रोचक ढंग से बताऊंगा, द्वितीय अफ़गान साम्राज्य का संस्थापक, पहले का तो जानते ही हो, बहलोल लोदी था, अभी आपने चर्चा किया। एक सामान्य प्रवृत्ति देखोगे, विश्लेषणात्मक अप्रोच समझो, कि जब आप ब्रिटिश इतिहासकारों को देखोगे या साम्राज्यवादी इतिहासकारों को देखोगे, तो वो शेरशाह को बड़ा महान शासक बनाते हैं, है ना? और आपको बताऊं कि एक UR कानूनगो करके हैं, वो कानूनगो पद वाला नहीं, उनके टाइटल के नाम में जुड़ा हुआ है। उन्होंने शेरशाह पे बहुत ही मौलिक रिसर्च किया है। कभी आप किताब पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए। यूपीएससी के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, जितना बता दिया उतना परफेक्ट है। कभी सोचा कि आखिर में क्या बात है कि शेरशाह सूरी पे भाई मुस्लिम तो है ही है, तो क्यों ब्रिटिश इतिहासकार बड़े फिदा हैं? वो इसलिए फिदा हैं क्योंकि वो मुगलों की आलोचना करना चाहते हैं। और शेरशाह सूरी को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने अल्पकाल के लिए ही सही, 1540 से 55 के ही दौरान सही,
कम से कम मुगलों को प्रतिस्थापित कर दिया। बाकी हमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण तो करना ही करना है कि आखिर में वो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, क्या क्वालिटीज थी, किस वजह से शेरशाह सूरी ने जो है क्या कहते हैं कि मुगलों को उखाड़ फेंकने में सफलता प्राप्त करी। वो एक रोचक पक्ष है। लेकिन ब्रिटिशों के नज़रियों में जो हीरो बनता है उसके पीछे कारण ये है कि इसने मुगल साम्राज्य को प्रतिस्थापित किया। और ब्रिटिशों के नज़र में तो आप जानते ही हो कि मुगलों का अगर आप विरोध कर दे रहे हो तो एक तरह से हीरोइक पर्सनालिटी आपको दिखाई देगा। एक दूसरा मजेदार बात बताऊं, इसके समय की एक प्रमाणिक पुस्तक है, समकालीन है, हमेशा पूछी जाती है, तारीख शेरशाही। पुस्तकों में भी समकालीन पुस्तकें ही ज्यादा पूछी जाती हैं, तारीख शेरशाही। और इसको लिखा अब्बास खां शेरवानी ने। जब आप किताब पढ़ते होगे या जब मेंस के भी आंसर राइटिंग लिखोगे, इसके बाद हम लोग मेंस के आंसर राइटिंग पे ही आएंगे, क्योंकि हमने बोला था ना कि बाबर, हुमायूं और शेरशाह के बाद फिर हम लोग आएंगे, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां के बारे एक बार आएंगे। तो वो यूनिट वाइज हम आपको क्वेश्चन आंसर सेशन पे आएंगे ही आएंगे। अब्बास खां शेरवानी इसका समकालीन है, प्रमाणिक इतिहासकार है। अफगानों का इतिहास जानना हो तो तारीख शेरशाही में भी शेरशाह सूरी को एक महानायक की तरह से बताया गया है। और उसके पीछे कारण मनोवैज्ञानिक है, उसे समझिए। क्यों? क्योंकि अब्बास खां शेरवानी ने लोदी का उत्थान और पतन देखा था और उसके बाद उसने शेरशाह सूरी का भी उत्थान और पतन देखा। तो जब वो अफगानों के समग्र इतिहास को देखता है तो उसमें शेरशाह सूरी, उसको लगता है कि अफगानी अगर राजत्व में अगर या अफगानी साम्राज्य को अगर कोई व्यक्ति जो है सही मामलों में प्रदर्शित कर सकता है तो वो क्या होगा? शेरशाह सूरी ही होगा। इसलिए तारीख शेरशाही या अब्बास खां शेरवानी का भी जो मूल्यांकन है वो पूर्वाग्रह पूर्ण है ना। और आप जानते हो कि इतिहास का मूल उद्देश्य होता है कि निष्पक्ष मूल्यांकन। वो पूर्वाग्रह चाहे वो फेवर का हो चाहे वो विरोध का हो। हमने बताया था ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन इतिहासकारों को हम बहुत तवज्जो नहीं देते। उसी तरह से जैसे हर्ष के मूल्यांकन में हम बाणभट्ट और भेनसांग को नहीं देते, क्योंकि बाणभट्ट और भेनसांग ने हर्ष की अतिशय प्रशंसा की है और मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहासकारों ने उसकी अतिशय आलोचना की है। तो हमें निष्पक्षता की तरफ जाना है। तो कहने का मतलब ये है, अपने आप को हम लोग फिलहाल पॉइंटाइज करते हैं इस बात पे कि तारीख शेरशाही, पहली बात तो ये प्रमाणिक पुस्तक है, समकालीन है, अब्बास खां शेरवानी ने लिखी। तो ये पुस्तक जब पूछा जाए तो आप बताइएगा। दूसरी चीज, इसकी भी नज़र में शेरशाह सूरी का जो उदय है वो एक हीरोइक पर्सनालिटी के रूप में अंकन है। अंग्रेजों का तो हमने आपको बता ही दिया। अब जरा सोचो, इसके उदय के आधार को देखो, फिर हम बात करेंगे, फैक्चुअल भी आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो बाकी तो फैक्चुअल बातें आएंगी ही आएंगी। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत पूछता है, प्रीलिम्स के लिए तो एकदम तैयार रहिएगा। चलो देखो इधर, दिल्ली पे आप जानते हो कि इब्राहिम लोदी वंश का शासन था। बाबर का आगमन हुआ, जाहिर सी बात है अफगान साम्राज्य को अफगानी बिखरेंगे। ये पोर्शन जो है वो राजपूताने का है और राजपूताना तो हमेशा लेके तलवार लेके परीक्षण करने के लिए तैयार है। आओ, है ना। अभी हम चर्चा करेंगे, जब अकबर पे आएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि अकबर को महान उसकी धार्मिक नीति के संदर्भ में मैं नहीं समझता, मैं तो राजपूत नीति के संदर्भ में समझता हूँ। बताऊंगा वहां पे। यानी वो राजपूताना है कि जिसके लिए तलवार मतलब एकदम गेम ही है। अब आप जरा बताओ, ये अफगान जाएं तो जाएं कहाँ जाएंगे? बोलो, इधर जा नहीं सकते। इधर तो आप देख ही रहे हो, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पंजाब वाला जो एरिया है, दक्षिण सीधे नर्मदा नहीं क्रॉस कर सकते क्योंकि भौगोलिक अवरोध है। इसलिए जब आप देखोगे यहाँ से दबाव बना तो कई जो कलर बदल देता हूँ तो शायद कंसंट्रेट करना आसान रहेगा। चलो, कौन सा कलर बनाऊं?
चलो ग्रीन ही करता हूँ, कलर ग्रीन में ही कलर दूसरा बदल देता हूँ। ये जो आपको दिख रहे हैं चुनार, बिहार, है ना, यहाँ अफगान अणुओं की तरह से बिखर गए। एकदम साइकोलॉजिकली समझो इस बात को। यानी अफगान, जब बाबर का दबाव पड़ा इस क्षेत्र पे, तो अफगान किन क्षेत्रों में आए, स्पेशली अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि सर पूर्वी उत्तर प्रदेश, समझ रहे हो ना, वही भाई बनारस, बंगाल, बंगाल कह रहा हूं कि जो आपके बनारस यानी इलाहाबाद के पहले ये वाला जो पोर्शन है उधर, और प्लस बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ये कंसंट्रेटेड हुए। और आपको बता दूं इसमें कई जनजातियां थी। ये अफगानों में भी ऐसा नहीं था कि एक ही थे। आपको बताऊं इन अफगानों में अगर आप देखेंगे तो कम से कम आपको मिलेंगे, एक तो सूरी ही आपको देख रहा है, सूरी, लेकिन सूरी का नंबर बाद में आएगा, लोधी, सूरी, नोहानी, फार्मूली, एकदम दिमाग में 2 3 4 जानिए, इनकी कुंडली नहीं बनवाएगा। लेकिन समझिए कि जब बाबर के द्वारा दबाव बनाया गया तो ये अफगान अणुओं की तरह से बिखर गए। और पहले जो अफगानों का नेतृत्व किया, संगठित करने का प्रयास किया, वो बाबर और हुमायूं के समय में पहला फेज जो था वो महमूद लोदी के नेतृत्व में था। और याद करिए कि शेरशाह सूरी अफगानों के बीच में रह करके भी वो उनका विरोध करता था, क्योंकि उसको लगता था कि हम समर्थन भी करें और उनको नीचा गिराएं, क्योंकि जब लोदी के लोग नीचे गिर जाएंगे तो सूरियों के उदय का एक आधार तैयार होगा। आपको बताऊं शेर शाह सूरी एक ऐसा विशेष व्यक्तित्व हमें दिखाई देता है ना। शेर शाह सूरी के बारे में लोग कहते हैं, कहा जाता है, यूपीएससी में ये सवाल पूछा हुआ है कि उसके अंदर लोमड़ी और शेर दोनों के गुण विद्यमान थे। तो लोमड़ी क्या है? चालाकी की बात, धूर्तता की बात। मध्यकालीन राजत्व सिद्धांत में शेर शाह सूरी की पर्सनालिटी इस रूप में हमें दिखाई देती है कि वो कैसे धूर्तता और चालाकी से वो अपने साम्राज्य के लिए आधार बना सके। श्योर। तो आपको बताऊं कि इन्हीं बिखरे हुए अफगान सरदारों ने जब देखा कि लोदी के नेतृत्व में, महमूद लोदी के नेतृत्व में वो नहीं बन पाया, तब शेर शाह सूरी के संदर्भ में, शेर शाह सूरी के नेतृत्व में अफगान का, शेर शाह सूरी के नेतृत्व में अफगानों का उदय हुआ। शेर शाह सूरी के नेतृत्व में, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। आप ये कह सकते हैं कि शेर शाह के नेतृत्व में जो द्वितीय अफगान साम्राज्य स्थापित हुआ, उसके लिए आधार इन्हीं बिखरे हुए अफगानों ने तैयार किया था। इसके अतिरिक्त आपने हुमायूं को पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि हम शेर शाह के व्यक्तित्व को यहां सीमित कर रहे हैं, नहीं, शेर शाह का तो अपना व्यक्तित्व था ही। हम परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाह रहे हैं कि किस तरह से अफगानी लोगों ने शेर शाह सूरी को स्वीकार किया, और उसके पश्चात हुमायूं की जो स्थितियां थी, आधा तो आपने पढ़ लिया, आधा हम लोग आज चर्चा करेंगे। और उन समस्त परिस्थितियों में शेर शाह सूरी ने अपने आप को सरवाइव किया और द्वितीय अफगान साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। और आपको बताऊं कि कुछ तो आदर्श ऐसे स्थापित किए गए कि लोग आगे चल करके उसे अकबर का पूर्वगामी मानने लगे। तो ये बात हम मुद्दा तब डिस्कस करेंगे जब हम अकबर को डिस्कस कर लेंगे। तो ये बात हम उम्मीद करते हैं कि आपको दिमाग में आ गई होगी। आइए हम लोग अगले पहलू पे चर्चा करते हैं, कुछ सामान्य सी बातें बताते हैं। जैसे जन्म बैजवाड़ा में हुआ, इसका कोई मतलब ही नहीं है। प्रारंभिक नाम शेर शाह सूरी का फरीद मिलता है, तथ्यात्मक ढंग से जानते रहिए। और इसके जो वो थे, क्या कहते हैं कि पिता थे हसन खां सूर, एक अफगान थे, सेना नायक थे। और बिहार में सासाराम के पास एक नाम आता है जलाल खान का। इतना फैक्चुअल होने की जरूरत नहीं, बस कहानी के रूप में जानते रहिए। जलाल खां के ये जागीरदार थे, है ना।
यानी वो जो छोटा-सा जो राज्य संगठन था वो जलाल खां था और कुछ पोर्शन का प्रशासन आप कह सकते हैं कि वो था किसके पास? क्या कहते हैं कि हसन खां सूर के पास था। और हसन खां सूर के मतलब एक इंटरेस्टिंग और मनोरंजक बात है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही रटा जाएगा। मुझे पता है कि ऐसे तथ्य आपको तुरंत याद रहते हैं कि 4 बीवियाँ और 8 बच्चे थे और उसमें शेर खां की जो स्थिति थी वो क्या थी, अपनी जो जो उसकी स्टेप मदर थी काफ़ी ज्वेलस थी उसके प्रति। और कहा यह जाता है कि जब ये फरगना में टाइम अगर आपको बताएं तो 1497 से लेकर के 1513 के बीच, हम शेरशाह सूरी की व्यक्तिगत समस्याओं को बता रहे हैं कि 1497 से 1513 के दौरान वो उसने सासाराम के परगने का क्या किया, उसने प्रशासन किया, बहुत अच्छा प्रशासन किया। लेकिन उसकी माँ के षड्यंत्रों की वजह से उसे लगा कि अब वो वहाँ नहीं सफल हो पाएगा। फिर वो वहाँ से आया जौनपुर। जौनपुर आप जानते हो पूर्व का सिराज कहा जाता था, वहाँ उसने अध्ययन किया। और फिर एक नोहानी सरदार थे, मोहम्मद खान नोहानी, बिहार में ही थे, उसके यहाँ उसने क्या किया कि नौकरी की। ये सब आप ये कह सकते हैं कि 24-25 की घटना है, सन वाइज नहीं, एक कॉन्सेप्ट वाइज, एक स्टोरी वाइज दिमाग में बैठाइए। और मोहम्मद खान नोहानी के संदर्भ में आपको बताऊं कि फरीद जो था, फरीद के बारे में एक कहानी सुनाई देती है कि वो उसके बच्चों को पढ़ाता था और खास करके तलवारबाजी वाजी सिखाता था। भाई जौनपुर से पढ़ के गया ही था, तो उसने क्या किया, एक बार ऐसे ही शिकार करते समय शेर आया और शेर को उसने एक ही तलवार से क्या किया कि उसको उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। और फिर वहीं से जो फरीद है वो शेर खां के रूप में जाना गया। श्योर। और इसके बाद एक घटना आती है, क्या कहते हैं कि वहाँ पे कि जब उसने लाड़ मल्लिका से, लाड़ खां से, चुनार की बात है, 1530 की बात आपको बताऊंगा। हालांकि उस समय तक उसका थोड़ा सा क्या कहते हैं कि पहचान, राजनीतिक पहचान हो चुकी थी। लेकिन राजनीतिक पहचान के साथ साथ शक्ति के साथ साथ क्या चाहिए, पैसा भी तो चाहिए राज्य के उदय के लिए। हमेशा जानते रहिए बिना पैसे आर्थिक आधार के साम्राज्य कोई थोड़ी बना है। और 1530 में चुनार खां की में लाड़ खां की विधवा से उसने विवाह किया और कहा जाता है कि वहाँ उसने इतना पैसा पाया कि वहीं से फिर उसकी शुरुआत एक तरह से आगे बढ़ने लगी। तो ये घटना है 1530 के आसपास की। तो हमने एक सामान्य परिचय के रूप में शेरशाह के बारे में बताया, वो आपको केवल पृष्ठभूमि को समझने के लिए जानना है। क्लियर है? तो अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं शेरशाह के कुछ विजयों की चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग प्रशासन और उस पर आते हैं। शेरशाह की विजय, फैक्चुअल पार्ट है, जानने की जरूरत है। पहला जो फेमस रहा वो था सूरजगढ़ की विजय। सूरजगढ़ का युद्ध था, या आप कह सकते हैं कि वास्तव में ये युद्ध इसका डायरेक्टली था ही नहीं, लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ सूरजगढ़ का युद्ध। कभी नाम से, प्रमुख नामों से यूपीएससी में युद्ध पूछ सकते हैं, सूरजगढ़ का युद्ध। या फिर मान लीजिए खानवा चंदेरी, कई युद्ध दे दिया और कहा कि आप उसको वो करिए, सुमेलित करिए, तब पूछा जा सकता है। तो जो सूरजगढ़ का युद्ध हुआ 1529 में, वास्तव में ये था जो बंगाल का नुसरत शाह था, याद आ रहा है ना, बंगाल का नुसरत शाह और हुमायूं के बीच हो रहा था। ये युद्ध जो था वास्तव में बंगाल में नुसरत शाह और हुमायूं के बीच में था, ये वर्सेज हुमायूं। और इसमें इसने साथ दिया था नुसरत शाह का। जाहिर सी बात है इसने सपोर्ट किया और शेर शाह ने, और अस्पष्ट सा युद्ध रहा, सफल मतलब क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सफलता तो नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर शेर खां ने एक उपाधि धारण की थी, हजरत ए आला की, हजरत ए आला की उपाधि धारण की। कभी कभी उपाधियां पूछी जाती हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जानिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो चुनार का घेरा हुआ 1532 में। इसी के बाद वास्तव में वो लाड़खां वाली घटना हुई थी चुनार में। फिलहाल 1532 में चुनार का घेरा हुआ
इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया था और हुमायूं से मुलाकात हुई। सच पूछे तो हुमायूं से मुलाकात यहीं हो गई थी, लेकिन यह जो घेरा था ना, ये स्पेशली था हुमायूं और उसके बीच में किसके, शेरशाह। शेरशाह इसमें जरूर पराजित हुआ, लेकिन आप जानते हैं इसकी चर्चा हमने कर लिया है कि ये बहुत ज़्यादा और निर्णायक नहीं था, कूटनीतिक प्रयास था। शेरशाह ने अधीनता स्वीकार की, लेकिन वो अधीन नहीं रहा, और जैसे ही ये फिर हुमायूं बंगाल की तरफ बढ़ा और गुजरात के अहमद शाह की तरफ बढ़ा, तो वो फिर सक्रिय हो गया किसमें, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। वास्तव में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया वो आपको बताऊं, वो था किसमें, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में, कल ही हमने चर्चा किया है, यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। 1539 में किसके किसके बीच में है, शेरशाह। अब चूंकि शेरशाह हम लोग पढ़ रहे हैं तो शेरशाह को पहले लिख सकते हैं, शेरशाह जीता और हुमायूं हारा। और देखो, तकनीकी रूप से तो हमको शेरशाह भी नहीं कहना चाहिए, शेर खां कहना चाहिए, क्योंकि और इसी के बाद इसने शेर खां ने उपाधि जो धारण की वो किसकी धारण की, शेरशाह की धारण की। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसके बाद बिलग्राम का युद्ध हुआ, इसको भी हमने चर्चा कर लिया है। बिलग्राम का युद्ध, जब आप देखो यहाँ तो आप पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण आपको दिख रहा होगा, शेरशाह अब यहाँ लिख सकते हो, शेरशाह ने जीता और हुमायूं पराजित हुआ। लेकिन जब आप शेरशाह की विजयें भी लिखते हैं तो एथेंटिसिटी तभी आती है जब आप एग्जैक्ट जो है आप उसको लिखते हैं, है ना, तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। अब आइए, इसके बाद वो वास्तव में दिल्ली में बादशाह बना, बादशाह क्या, सुल्तान रैयत आला के रूप में जाना गया, वो शासक बना। और 1541 ईस्वी में, ये इस पे लोगों का ध्यान कम गया है लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए, 1541 में एक विद्रोह हुआ बंगाल में। प्रशासन में हम आपको बताएंगे इसको एक बार फिर, खिज़्न खां ने किया था। यह विद्रोह दबा दिया गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, राइट। लेकिन कहा यह जाता है कि इसके बाद बंगाल के प्रशासन को उसने पुनर्जब संगठित किया तो बंगाल को कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया। और इसलिए जब हम लोग शेरशाह का प्रशासन पढ़ेंगे तो ये मुद्दा आता है कि क्या शेरशाह के समय में प्रांतीय प्रशासन आया कि नहीं आया। जब कभी आपसे ये सवाल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले कि मध्यकाल में या मुगल काल में प्रांतीय विभाजन या प्रांतीय शासन किसके समय में अस्तित्व में आया, तो बिना संकोच के अकबर लिखना है। लेकिन जब हम शेरशाह के प्रशासन के संदर्भ में लिखते हैं तो यह एक पक्ष बनता है कि लोग बंगाल में जो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था है उस प्रशासनिक व्यवस्था को ये मानते हैं कि ये जो है एक तरह से प्रांतीय प्रशासन का एक मॉडल रूप था, किसका, शेरशाह का, है ना। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से खिज़्न खां के विद्रोह से नहीं है, विद्रोह तो होते ही रहे हैं और इसमें भी हुआ। फिलहाल 1542 ईस्वी में 1542 में मल्लू खां का विद्रोह हुआ मालवा में। मल्लू खां एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानते रहिए। और इसका जो नाम था, कादिर शाह के नाम से इसने विद्रोह किया था। फिलहाल इस विद्रोह को दबाया गया और उसी समय एक ग्वालियर का दुर्ग आया, ये मालवा का मल्लू खां था। ग्वालियर पे अधिकार था पूर्णमल का, ये वही पूर्णमल है जो रायसीन में था, यानी दिल्ली के पे भी इसके दुर्ग पे अधिकार था। पूर्णमल ने इसकी अधीनता स्वीकार की। इसके बाद 1543 में रायसीन विजय की गई और ये थी आपकी पूर्णमल के अधीन थी। 1543 पूर्णमल की अधीनता स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन फिर भी दिल्ली पर या रायसीन विजय किया गया। रायसीन या
दिल्ली विजय, है ना। और कहा जाता है कि इसमें उसने पूरा विश्वासघात किया। किसने? पूरनमल ने। अरे पूरनमल कह रहे हैं कि शेर शाह ने, और उसने धोखे से पूरनमल को धोखा करके हत्या कर दी उसकी। और मैंने पहले भी कहा कि शेर शाह ने धोखे का यूज़ किया था, प्रयोग किया था अपने उत्थान में या अपने साम्राज्य के निर्माण में। हुआ क्या था, रायसेन की लोकेशन ऐसी थी कि रायसेन का दुर्ग एक बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग था। उसने ये कहा कि हम आपको रायसेन के दुर्ग की जगह पे एक दूसरा दुर्ग, सुरक्षित दुर्ग दे देंगे, आप लोग आत्मसमर्पण कर दीजिए। और फिर राजपूतों को घेर के मरवा दिया। और यहाँ पे जौहर भी राजपूत छत्राणियों ने किया। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि जो है ये कलंक है शेर शाह सूरी में, लेकिन मध्यकालीन इतिहास में इस तरह की घटनाएं रही हैं। और फिलहाल एक नेक्स्ट उस पे आते हैं 1545 पे मारवाड़ विजय 1545 में मारवाड़। इसकी कहानियां तो आप लोग भी जानते हैं, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ। मालदेव जो है ये पराजित हुआ, है ना। और इसकी कहानी आप जानते हैं कि मालदेव के समय में क्या था कि ये वही था जिससे हुमायूं ने क्या कहते हैं कि प्रयास किया था कि हुमायूं इसको शरण दे, लेकिन ये इसने इनकार कर दिया था। लेकिन शेर शाह को क्या था, शेर शाह को तो बहाना लगा करके कि हमें जीतना है वो वहाँ गया। और हुआ ये कि जब वो पहुँचा वहाँ पे तो मालदेव राजपूतों ने ज़बरदस्त विरोध किया और उसे लग रहा था कि वो पराजित होगा, जीत नहीं पाएगा। तो उस समय शेरशाह ने एक षड्यंत्र किया। और सोचिए कितना क्रिएटिव था षड्यंत्र रचने में, कि उसने राजपूत बन करके ही मतलब क्या कहते हैं, शेरशाह सूरी को एक चिट्ठी लिखी। और वो ये चिट्ठी लिखी कि कल जब आप आएंगे तो हम लोग जो है ऐन मौके पे मालदेव का साथ छोड़ देंगे। और वो चिट्ठी गिरा दी कहाँ पे, मालदेव के शिविर के आसपास। और जाहिर सी बात है जब मालदेव के सैनिकों ने इसको देखा तो उसको लगा कि ओहो ये तो राजपूत लोग जो है हमारा विरोध वो कर देंगे, क्या कहते हैं कि हमसे विश्वासघात करेंगे। और लाख राजपूतों ने कस्में खाई, मालदेव वहाँ से भाग खड़ा हुआ। और यही एक अभियान था जब वो कहता था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए जो है बादशाहत अपनी गंवा देता। तो कहने का मतलब ये है कि बाई हुक और बाई कुक किसी भी तरीके से हमको सफलता प्राप्त होनी है। ये सिद्धांत था किसका, शेरशाह सूरी का था। तो 1545 में मारवाड़ मालदेव ये हुआ। इसके पश्चात अंतिम जो विजय थी वो थी कालिंजर की विजय थी 1500 के 1545 46 47 आप मान लीजिए। कालिंजर अभियान, कीरत सिंह था यहाँ का, कीरत सिंह इसका शासक था। और कहा यह जाता है कि इसी समय वो एक प्रक्षेपास्त्र चला रहा था और कालिंजर के दुर्ग से वापस होकर के आया, लड़ा और वो शेरशाह सूरी की वहीं पे मृत्यु हो गई। ये उसका अंतिम अभियान था। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की ये इसके राजनीतिक पक्ष या मैं जो फैक्चुअल पार्ट रहा वो ये रहा। आइए अब हम लोग देखते हैं शेर शाह के प्रशासन के संदर्भ में। हमेशा सवाल ऑप्शनल में आता है, शेर शाह के प्रशासन। शेर शाह का प्रशासन तो जाहिर सी बात है अफगान था तो एक बड़ा मुद्दा तो यही आएगा कि क्या वो सल्तनत काल का प्रशासन स्वीकार करेगा या मुगलों का प्रशासन स्वीकार करेगा या कोई नया प्रशासन देगा। आइए हम लोग देखते हैं प्रशासनिक ढांचे को। तो बताता हूँ एक बात आपको बताऊं, पहली ही बात आप जानते रहिए कि शेर शाह ने मुगलों के प्रशासन को क्या कहा, घटिया कहा और उसे स्वीकार नहीं किया। और उसके पीछे आप देखिए, अगर वो कह भी रहा है तो बहुत गलत नहीं कह रहा है। क्यों नहीं गलत कह रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसने जो समय देखा बाबर और क्या कहते हैं कि हुमायूं का, और उसके समय तक तो क्या कहते हैं कि कोई प्रशासन हुआ ही नहीं था। लेकिन इसके मुगलों के प्रशासन की आलोचना का मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण उसका यह था, कभी कथन कारण में भी पूछा जा सकता है कि क्यों हुआ ये जानना चाहिए, है ना।
तो शेरशाह का जो प्रशासन था, इसने मुगल प्रशासन को इसलिए अस्वीकृत कर दिया कि उसको लगता था कि ये अधिकारियों को ज़्यादा उस पे क्या कहते हैं, महत्व दे दिया गया है या उनको ज़्यादा अधिकार दे दिया गया है। इसलिए इसने सल्तनत कालीन प्रशासन को नए संदर्भों में डिवाइड करने का प्रयास किया। श्योर। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि मुगल प्रशासन की जगह पे सल्तनत कालीन प्रशासन को ही लागू करने का प्रयास किया। आइए देखते हैं कैसे। जैसे, अच्छा एक और रोचक बात आपको बताऊं कि जब वो भटक रहा था ना 1520 से 25 के दौरान, उसी दौरान हमने चर्चा किया भी है, शायद बाबर में भी चर्चा किया, एक बार फिर से कर दे रहा हूं कि इस दौरान वो मुगल सेना में भी गया था कुछ दिनों के लिए बाबर के समय में ही, और वहीं से उसको प्रशासन अच्छा नहीं लगा और वो कहा करता था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं मुगलों को हटा भी दूंगा, और वास्तव में मौका भी मिला और मुगलों को हटाने में वो सफल भी रहा। तो फिलहाल जो शेरशाह का जो प्रशासन था वो निश्चित रूप से जो इसका प्रमुख था वो था सुल्तान, जो कि रैयत आला का उपाधि थी इसकी, रैयत आला की। और आप जब लिखिएगा कॉन्सेप्ट में, जब हम लोग क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन की बात करेंगे तो वहाँ इस बात को लिखेंगे कि शेरशाह ने मुगलों के प्रशासनिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि यह अधिकारियों पर ज़्यादा निर्भर है, इसलिए उसने सल्तनत कालीन प्रशासन को ही रखा। और सल्तनत कालीन प्रशासन में आप जानते हैं सुल्तान ही सर्वे सर्वा था, और उसकी जो उपाधि थी वो रैयत आला की उपाधि थी। इसके अतिरिक्त आप ये कह सकते हैं कि जो प्रशासन की जितनी भी शक्तियाँ थीं, प्रशासन की जितनी भी शक्तियां थीं, उसका प्रमुख था वो। और देखो जितनी शक्तियां, क्या क्या आप मानते हो शक्तियों का प्रमुख था? मैं तो सिंपल सी बात मानता हूं, जो आधुनिक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी प्रशासन में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों होती है, तीनों का अंतिम जो हेड होगा वो क्या होगा? सुल्तान होगा। और जब ऐसी स्थिति होगी तो जाहिर सी बात है ऐसा जो शासन होगा वो क्या होगा? पूर्णतया केंद्रीकृत होगा, केंद्रीकृत शासन होगा, है ना। आप इसी 3 लाइन को लिखें तो आराम से 50 शब्द लिख देंगे, 200 शब्द में तो आपको आसानी से लिखना है, पूरा ही लिखना है। फिलहाल आपको बताऊं कि जैसे दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासकीय विभाग थे उसमें एक और जुड़ेगा। आइए देखते हैं क्या जुड़ रहा है। पहले तो दीवाने विजारत, बताऊं इसको, याद ही होगा। और जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक्सप्लेन नहीं करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। स्ट्रक्चर बनाइए तो आप लिखिए, भले ही एक लाइन लिखिए। स्ट्रक्चर बनाने से क्या होता है, सब सामने दिख जाता है, एग्जामिनर को भी देखना आसान हो जाता है। तो दीवाने विजारत जो था वो सभी प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख होता था और मुख्यतः आर्थिक मामले तो देखता ही था वो, सर्वे सर्वा ओवरऑल आप कह सकते हैं। उसके बाद था दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज सैन्य विभाग था। और आप जानते हो कि मध्यकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही था, है ना, घुड़सवार सेना का वो था। तो फिलहाल पूरा सैन्य विभाग जो था वो यही देखता था। इसके बाद दीवाने इंसा, दीवाने इंसा शाही पत्राचार, यानी कहने का मतलब ये था कि जो आदेश निकलते थे प्रशासकीय आदेश वो इनका काम था, है ना। और एक दीवाने रसालत, वो विदेश मंत्री था। दीवाने रसालत, रसातल न लिख देना। अब देखो कहीं से पूछा जाए तो यहीं से प्रीलिम्स पूछा जा सकता है, सुमेलित करवाया जा सकता है। दीवाने जो रसालत था विदेश मंत्री था। इसके बाद इन्होंने एक ये किया, दीवाने कजा, एक नया बनाया जो कि नहीं था, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं था, दीवाने कजा था। कजा का मतलब हो गया जो न्याय विभाग था। श्योर। ये हो गया इसका केंद्रीय प्रशासन। और फिर हमने आपको बताया ही कि जो क्या कहते हैं कि वो था, अरे क्या कहते हैं कि प्रांतीय प्रशासन था या नहीं था, इस पे बहुत ही क्या कहते हैं कि कन्फ्यूजन है। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, आपको यहाँ इस बिंदु को लिखना होगा
कि कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि प्रांतीय प्रशासन का अस्तित्व था और बंगाल को एक क्या कहते हैं कि मॉडल माना गया, लेकिन वास्तव में सामान्यतः यह माना जाता है कि प्रांतीय शासन का अस्तित्व अभी तक नहीं आ पाया था। फिलहाल सुल्तान जो वो था, इसको डिवाइड किया किसमें, सिख में। सिख इसका जो था सिकदार होता था, परगना और ग्राम, है ना, ये आमिल इसका प्रमुख होता था। अब देखो, एक तरह से देखोगे ना तो पूरी तरह से ये सल्तनत काल का भी प्रशासन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सल्तनत काल में क्या था कि यहीं से जो सुल्तान था वहीं से इक्ते में बट जाता था और इक्ता ग्राम और नगरों में बटता था। लेकिन इसने क्या किया कि पूरे प्रशासन को सिख, परगना और ग्राम में डिवाइड किया और वहाँ पे ये आमिल जो थे वो स्पेशली जो है राजस्व अधिकारी थे और ग्राम का तो परंपरा के हिसाब से चलता था, वही जो खुद मुकद्दम चौधरी हैं उनके हिसाब से चलता था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का प्रशासनिक ढांचा शेरशाह का था। जब आप तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से जो पहला क्या कहते हैं केंद्रीय प्रशासन था, वो आप कह सकते हैं कि सल्तनत कालीन प्रशासन से वो था, क्या कहते हैं कि प्रेरित था। लेकिन उसके बाद का जो प्रशासन था वो निश्चित रूप से शेरशाह का अपना इजाद किया हुआ था। और एक बात और बताऊंगा कि जैसे आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी हैं, वो एक कमेंट करते हैं कि यह व्यवस्था सुधारक था, न कि व्यवस्था प्रवर्तक। कभी कभी बड़े फेमस पीसीएस लेवल पे, यूपीएससी पे तो ऐसा नहीं रहा, लेकिन पीसीएस में कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछा जाता है, बड़ी फेमस लाइनें हैं वो आपसे पूछ ली जाती हैं कि किस इतिहासकार की हैं। तो शेरशाह के प्रशासन के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि वह प्रशासन का जो है वो क्या कहते हैं कि व्यवस्था संस्थापक नहीं था, बल्कि व्यवस्था प्रवर्तक था। तो ये जो स्टेटमेंट था वो क्या था, कानून को, अरे आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का था। फिलहाल न्याय के संदर्भ में आपको बताऊं कि इसने न्याय का उच्च कोटि का जो है वो किया, क्या कहते हैं कि आदर्श प्रस्तुत किया। जो अब्बास खां शेरवानी है, दो उदाहरण देते हैं और आप मुस्कुराएंगे कि सर अब आपने दिया उदाहरण तो अब्बास खां शेरवानी का ही दिया, समकालीन इतिहासकार है। बस आपको ये दिमाग में रखने की जरूरत है कि ये व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा हाइपरबोलिक करेगा और दोनों बातें हाइपरबोलिक हैं। एक पहला उदाहरण वो बोलता है कि अगर कोई बुढ़िया सोने की टोकरी लेकर के जा रही है तो वो एकदम से सुरक्षित रहेगी, है ना। तो जाहिर सी बात है हाइपरबोलिक तो है ही। दूसरी चीज, एक उदाहरण बताता है कि एक राजकुमार था जिसने किसी महिला के साथ छेड़छाड़ किया था, किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था और उसको बड़ा कठोर दंड दिया था। तो ये तो आप मान सकते हैं कि इस तरह की प्रवृत्ति भी थी और अगर उस पर एक्शन लिया गया तो न्याय प्रशासन जो था वो क्या था, प्रशंसनीय था। इसके अतिरिक्त आपको बताऊं कि जैसे माना जाता है कि इसने कई सराय 1700 सराय बनाई। आपको बताऊं इस पे, हालांकि वो सार्वजनिक निर्माण कार्य में लोग बता देते हैं, कोई बात नहीं, कहीं भी आप जानिए, लेकिन इसका एक प्रशासन से संबंधित था। आप ये जानिए कि 1700 सराय बनाई उसने, सराय बनवाई। और बाकी हम जी रोड की चर्चा, सार्वजनिक स्थापना के जो कार्य हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, अभी आएंगे। लेकिन इन सरायों का प्रशासनिक महत्व था, इसलिए हम आपको बता रहा हूँ कि इन पे जो है हमेशा घुड़सवार रहते थे, मतलब अधिकारी नियुक्त होते थे। और हिंदू और मुस्लिम सारे लोग, कभी एक बार पूछा हुआ यूपीएससी में कि सराय क्या थी, तो सराय वही जो धर्मशाला, यात्रियों के ठहरने का प्रतिबंध है। लेकिन यात्रियों के ठहरने के प्रतिबंध के साथ साथ ये प्रशासकीय भी चीजें थी। और इन सरायों को बहुत सारे लोग शिरा और धमनी भी कहे। शिरा और धमनी का क्या काम करता है, रक्त की शुद्धिकरण करना, ले आना ले जाना।
उसी तरह से ये सराएं जो थीं वो सूचनाओं के संग्रह के लिए थीं कि अधिकारी यहाँ रहते थे, एक सराय से दूसरे सराय, दूसरे सराय से तीसरे सराय, वहां से संदेश का आना जाना रहता था। और ये एक तरह से पुलिस व्यवस्था के भी तरह से थी। क्यों? क्योंकि अगर कोई यात्री लुट गया इन सरायों के बीच में, तो या तो आप चोर को पकड़ के ले आइए, और अगर नहीं ले आ पाते हैं तो जो सामान चुराया गया उसको आप अपने आप भरपाई करिए। आप जरा सोचिए, है ना? अब कहेंगे कि सर आप लोग हमारे ही बारे में ऐसे कानून के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप आईपीएस अधिकारी हों, डिप्टी एसपी हों, है ना? दरोगा वरोगा तो एसआई और अन्य लोगों के लिए भी छोड़ दीजिए, पुलिस अधिकारी हों, हमारे इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पुलिस अधिकारी में कहेंगे अरे सर आप लोग तो हमारे ही अगेंस्ट जाने लगे। लेकिन अगर आप सोच लीजिए कि अगर ये उत्तरदायित्व तो पुलिस पे डिसाइड कर दिया जाए, थाने पे डिसाइड कर दिया जाए, भाई ये 2 थानों के बीच की बात है, तुम ही लोग दोगे अगर कहीं कुछ हो गया तो जाहिर सी बात है ये इसको एक कंपेयर नहीं करिएगा, एक मज़ेदार वाक़ये की तरह से बता रहे हैं। प्रेशर बढ़ेगा, बहुत सारे इसके आलोचनाएँ भी होने लगेंगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब होगी तो व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त चुस्त होंगी, है ना? एकदम चुस्त दुरुस्त होंगी, उसमें फिर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं रह जाएगी। तो ये सराय भी जो थी उसकी एक प्रशासनिक व्यवस्था का अंग थी या पुलिस व्यवस्था का अंग थी। श्योर? अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे, न्याय हो गया, सारी ये प्रशासन की बात हो गई। अब हम लोग चर्चा करते हैं बाकी शेरशाह सूरी का राजस्व प्रशासन काफ़ी चर्चा में रहा है और हमेशा पूछता भी यहाँ पे। तो आइए हम लोग बात करते हैं, ये प्रशासनिक सामान्य प्रशासन की बात हो गई और हम लोग अब बात करेंगे शेर शाह का राजस्व प्रशासन। और देखो मैं तो कैसे समझता हूं इस बात को, राजस्व प्रशासन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह, इसको हम कैसे देखते हैं शेरशाह के राजस्व प्रशासन को? देखो कोई भी मध्यकालीन शासक होगा वो राजस्व प्रशासन पे और स्पेशली लैंड रेवेन्यू पे तो बहुत ज्यादा काम करेगा। क्यों भाई? राज्य के अस्तित्व के लिए, साम्राज्य के अस्तित्व के लिए आपको रेवेन्यू चाहिए, और राजस्व मैक्सिमम कहां से आएगा? लैंड रेवेन्यू सिस्टम से आएगा। तो जाहिर सी बात है भू राजस्व सुधार करना ही होगा। और इसके लिए इसने क्या किया कि एक नाम आता है अहमद खान। ये हमारे ख्याल नजर से पूछे जाने लायक फैक्ट है और यूपीएससी में भी कभी सीधे पूछ सकता है ना? और यूपीएससी में हिस्ट्री से जो मेडुअल या अन्य जगह पे है, या तो कल्चर पे फोकस करेगा, है ना, या प्रशासन और इकोनॉमी पे ही करेगा। राजनीतिक घटनाएं तो बहुत ही कम पूछता है, जब जब कोई विशेष रेलिवेंट बात रहती तभी पूछता है। तो अहमद खां से इसने सर्वेक्षण करवाया, और ये कोई बहुत नई बात तो नहीं थी। तो आप जानते हैं कि ने भूमि अहमद खां से ने भूमि का सर्वेक्षण किया, अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी हुआ है, ये सर्वेक्षण किया। और इस सर्वेक्षण में आपको बताएं, ये जो सर्वे था, भूमियों का वर्गीकरण किया गया। बात को समझिए, भूमि का वर्गीकरण किया गया। और ये सारी कवायद इसलिए है क्योंकि आप लैंड रेवेन्यू ही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। निम्न, मध्यम और उत्तम, राइट? और इन तीनों का औसत ले लिया गया। खैर अभी औसत नहीं लीजिए, भूमि का वर्गीकरण कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक बात और भी बताने लायक है, तब औसत लेने की बात किया जाए। एक मिनट।
3 भागों ने आप में डिवाइड कर दिया, निम्न, मध्यम और। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि औसत के माध्यम से हम लोग जो है क्या कहते हैं कि राजस्व का निर्धारण करेंगे। इसी समय एक चीज आएगी, वो ये आएगा, 2 प्रकार के कर भी लिए जाएंगे इसमें। जरीबाना, पहले हम जरीबाना की बात करें, फिर महसीलाना की बात करेंगे। जरीबाना कर जो था वो 2.5% था। देखो एकदम क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था कर दिया उसने। पहले ही डिसाइड कर दिया कि भाई जो प्रशासन करोगे, जरीबाना मतलब जरीब से नापी जाती है ना। और वो जरीब शेरशाह सूरी के समय में तो खैर रस्सी की थी, अकबर के समय में वो फिर लोहे और लकड़ी की बनाई गई, क्योंकि रस्सी से मापन में रस्सी टेढ़ी हो जाए, सिकुड़ जाए तो अंतर होता था, लेकिन खैर हम जब कंपेयर करेंगे तो बात करेंगे। तो जो अधिकारी मापन करते थे भूमि का, उनको उस भूमि के उत्पादन का 2.5% दिया जाता था। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको बताता हूं, इसी समय एक भूमि का पट्टा लिखा जाता था। भूमि का पट्टा लिखा जाता था। बहुत क्लियर कट बातें समझिए। और इस पट्टे में कबूलियत होती थी। कबूलियत, कबूलियत का मतलब होता था कि किसान उसे स्वीकार करता था कि वो इतना पैसा ये या यह राजस्व देगा, और सरकार ये बताती थी कि अगर आप ये राजस्व देंगे तो आपको इस भूमि से कभी भी हटाया नहीं जाएगा। राइट? और एक सिद्धांत अपनाया गया, समझिए इस बात को, कि राजस्व निर्धारण में आप उदारता बरत लीजिए, लेकिन जब वसूला जाएगा तो कोई उदारता नहीं बरती जाएगी। श्योर? अब आते हैं इसके अतिरिक्त। अब क्या किया गया? कबूलियत हो गया, ये डिसाइड हो गया, विवाद खत्म हो गए। अब क्या होगा? अब उसने क्या किया कि इन तीनों भूमि के उत्पादन का उसने औसत निकाला। निम्न का, सॉरी, निम्न का, मध्यम का और उत्तम का, इन तीनों प्रकार की भूमियों का उत्पादन निकाला और इसका औसत निकाला, एवरेज। तो पहले क्या होगा? इन तीनों का, मान लीजिए अगर आप लोअर प्लस मिडिल और प्लस अपर, इनका उत्पादन निकाल के तिहाई किया तो औसत उत्पादन निकला। और फिर इस औसत उत्पादन का 33%, औसत उत्पादन का 1/3, 33% टैक्स लिया। आप कहेंगे कि सर सल्तनत की तुलना में फिर भी ठीक था। राइट? श्योर? 33% आपको देना है, एक तरह से एवरेज ले लिया यहां पे। आगे चल करके आप देखेंगे कि ठीक इसी समय एक और कर लगाया जाएगा, महसीलाना। महसीलाना, महसीलाना जो था वो क्या था? कर वसूलने वाले अधिकारी लेते थे, और ये था 5%। एकदम श्योर एंड क्लियर कट रहिए। 2.5% आपने दे दिया भूमि मापन का, 33% दे दिया इसको, 33 2 35, 35.5 हो गया, और 5% जो है वो महसीलाना कर आपने दे दिया। कितना बचा? 40 40.5% दे दिया। इसके अतिरिक्त जो 2.5% जजिया कर लगता था, वो जो पारंपरिक ढंग से था, वो तो आपका लगेगा ही लगेगा। श्योर? 42-43%। एक और सुधार इसने किया, वो ये क्या किया? एक इसने रई जारी किया। रई जो होता था संपत्ति दर सूची। रई को आप कहेंगे, संपत्ति दर ना कहें, आप ऐसे कहें कि खाद्यान्न, बहुत क्लियर कट समझ लीजिएगा, परिवर्तन दर सूची। अब समझिए,
यानी जो भूमि उत्पादन है वो आप चाहें तो नगद दें और चाहें तो धन वाला दें, चाहें तो कुछ पार्ट में दे दें कि आधा जितना पैसा हो उतना पैसा दे दें, जितना धन हो जितना खाद्यान्न हो वो दे दें। यानी आप सपोज करिए कि आप किसान हैं और आपके पास 300 किलो का चना हुआ है, राजस्व 1/3 देना है, अन्य राजस्व की हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, केवल भूमि राजस्व की बात कर रहे हैं, तो 1 कुंटल हुआ। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस 100 कुंटल का, या जो है 300 की कुंटल ना, केजी क्या होगा, 3 कुंटल थोड़ी होगा, मान लो क्विंटल लग जाते हैं, कुछ भी लिख लो उसको समझने के लिए है। तो 100 में आप चाहें तो पैसा दे दें, किस पैसे से, किस रेट से, वो सरकार बताती थी कि खाद्यान्न परिवर्तन दर सूची कितनी है। यानी 5 रुपए का अगर मन चना है तो जाहिर सी बात है ये 2.5 मन है, तो आप चाहें तो 11.5 रुपये किराए कर दे दें, चाहें तो 50 किलो चना दे दें, 50 किलो का पैसा दे दें, जैसे पैसे रहेगा। ये बात तो समझ में आ गई। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो रई होती थी, खाद्यान्न परिवर्तन दर जो सूची होती थी, वो हमेशा मार्केट रेट से थोड़ा कम होती थी। यानी अगर मार्केट में 3 रुपये मन मिल रहा है तो रई कहो 2.5 में ही मिल जाए। इससे क्या होता था कि किसान प्रमोट होता था कि वो अपना कुछ पार्ट बेच करके चाहे तो डायरेक्ट पैसा दे दे। सरकार इस लालच में रहती थी कि अगर उसको डायरेक्टली रुपये मिल जाएगा तो कैरी करने का जो उसका बोझ है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और पैसा मिल जाएगा उसको भी तो खाद्यान्न कहीं न कहीं खपाना ही पड़ेगा। तो ये सिस्टम था रई और इसका। श्योर, क्लियर, निश्चित रूप से एक बेहतर व्यवस्था थी, सल्तनत काल से तो बेहतर ही थी। आगे चल करके इसी सिस्टम को अकबर डेवलप्ड रूप में ले आएगा, वहां हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप सूक्ष्मता से देखें तो आपको बताऊं कि इस पूरे सिस्टम में कुछ कमी थी। आप पकड़ पाए होंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपको बताऊं इस पूरे सिस्टम में आप देखेंगे जब आप औसत निकालेंगे तो जो लोअर क्वालिटी की भूमि होगी उसका नुकसान है, और जो अपर क्वालिटी का है यानी लोअर क्वालिटी की भूमि वाले को ज्यादा कर देना पड़ेगा, क्योंकि औसत तो उत्पादन बड़े वाले का भी लिया गया है, जबकि बड़े उत्पादन वाले को थोड़ा कम देना पड़ेगा। और कर व्यवस्था वो अच्छी मानी जाती है कि जो अधिक वाला हो वो अधिक कर दे और जो छोटा वाला हो वो छोटा कर दे, उसी को हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं। तो निश्चित रूप से शेरशाह सूरी का जो टैक्सेशन सिस्टम था वो प्रोग्रेसिव नहीं था। श्योर, ये एक कमी थी। इसके अतिरिक्त आपको बता दूं, नोट कर लीजिएगा, ये कभी आपसे पूछ लेगा कि ये जो मापन प्रणाली आधारित यही एकमात्र सूची नहीं, व्यवस्था नहीं थी, अन्य व्यवस्थाएं भी थी। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो मापन प्रणाली थी कहाँ नहीं थी। राज्य के अधिकांश भागों में थी, लेकिन कुछ एरिया ऐसे थे जैसे मुल्तान, और रटना कठिन नहीं है, समझ लो तो कभी नहीं कठिन होगा। मुल्तान, पंजाब और राजस्थान। राजस्थान भी वैसे आप ये कह सकते हैं कि जो बाहरी एरिया ही था, ये यहाँ पे मापन प्रणाली नहीं थी। कभी भी आपसे यूपीएससी में पूछेगा कि कहाँ मापन प्रणाली नहीं थी, तो मुल्तान, पंजाब और राजस्थान। मुल्तान, पंजाब और राजस्थान को छोड़ करके अन्य जगहों पे मापन प्रणाली लागू की गई। श्योर, चलो। तो अन्य 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 प्रणालियां क्या थी आपको बताऊं। मापन प्रणाली के अतिरिक्त दो और प्रणालियां थीं, और वो थी बटाई प्रणाली, शेयरिंग सिस्टम, और कानकूत कनकूत प्रणाली। आप देखो आज भी ये सब सिस्टम है, कहीं न कहीं बटाई और कनकूत तो आपको दिख ही जाएगी। आइए बटाई बताते हैं क्या है, बटाई प्रणाली क्या है। चलो पेज बदल देता हूं। बटाई प्रणाली, शेयरिंग सिस्टम क्या था। किसान और राज्य के बीच में एक एग्रीमेंट टाइप का आप ये कह सकते हैं कि ठीक है आप बोइए, हम जब उत्पादन होगा तो उस हिसाब से बांट लेंगे, चाहे जो भी रेट हो, 50-50, 40-50, 30-50, जो भी रेट हो।
तीन प्रकार की बटाई है वो भी। खेत बटाई, कभी पूछेगा ना, यूपीएससी वाला पेपर बनाता तो यही तो मजा आता है कि ऐसा पूछ लेगा कि आप कहेंगे कि सर बटाई जानता था लेकिन फिर भी गड़बड़ हो गया, गलत हम ही गड़बड़ लिख रहे हैं, सही कर दें इसको। खेत बटाई, लंक बटाई, लंक एक बार देख लो तो भूलेगा भी नहीं यार। लंक बटाई और रास बटाई, ये तीन प्रकार की होती है बटाई। शेयरिंग में भी तीन प्रकार का है। खेत बटाई नाम से क्लियर है, पहले ही खेत डिसाइड हो जाता है कि यहाँ का जो उत्पादन होगा वो सरकार ले जाएगी, यहाँ का हम ले जाएंगे, सीधी सीधी बात, कितना हो रहा वो जानो तुम जाने। लंक बटाई ये होती थी, खेती हो गई, जब गेहूं या धान जो भी है काट के रख दिया गया खेतों में, तो वहां बंडल बन जाएंगे, बोझ जिसको कहते हैं, और फिर वहां डिसाइड कर लिया जाएगा कि फला फला बोझा सरकार का, फला फला मेरा। और रास बटाई ये है कि अनाज निकाल लिया जाए और फिर अनाज की बटाई किया जाए। तो ये भी एक सिस्टम थी, और बटाई प्रणाली जो थी वो हमेशा शुरू से ही था, खेत बटाई, रास बटाई, लंक बटाई, है ना। और एक और था कनकूत, और आपको बताऊं इस कनकूत को नस्क प्रणाली भी लोग कहते हैं। तो अगर नस्क पूछे, कनकूत पूछे, ये सब का मतलब एक ही है। और ये था ठेका पद्धति, ठेका यानी सीधे कनकूत कर दिया, ये 10 बीघे का प्लाट है, अच्छा ठीक है भैया, हमको कुछ नहीं चाहिए, 1 कुंटल हमको चाहिए चना चाहिए, चाहे 5 कुंटल चना चाहिए, बाकी आप सबका आपका, तो ठेके पे काम होता था, है ना। आपको बताऊं कि ये जो तीनों प्रणालियां हमने आपको बताया, मापन जो ऊपर हमने बताया, बटाई और कानकूत, इन तीनों प्रणालियों में राज्य भी सबसे ज्यादा पसंद करता था मापन प्रणाली को, और जनता भी मापन प्रणाली को ही पसंद करती थी। श्योर, राइट। तो ये आपका रहा इसका प्रशासन। इसके अतिरिक्त ये तो राजस्व प्रशासन रहा। कर प्रशासन के संदर्भ में भी आपको बताऊं, इसने शेरशाह सूरी ने क्या किया, कर प्रशासन, मुद्रा व्यवस्था भी थोड़ी बहुत चर्चा कर दूं इसकी। कर प्रशासन, जो टैक्सेशन व्यवस्था थी, कर प्रशासन में इसने सारे स्थानीय कर हटा दिए, नो लोकल टैक्सेशन, स्थानीय कर हटाए, और 2 जगह पे इसने पूरी जगह पे चुंगी लगाई। एक तो लगाई उसने क्या, तेलियागढ़ी बंगाल में है, बंगाल में, और रोहतासगढ़ कहाँ है पता है, झेलम पर है, पंजाब में। बीच में कोई कर नहीं लगेगा, यानी आप ये कह सकते हैं, जब आप इकोनॉमी की भाषा में बात करेंगे कि सर कर को सिर्फ 2 स्थानों पे केंद्रित करने का इसका एक फायदा ये हुआ कि एक एकल मार्केट बनी, यूनिफॉर्म मार्केट बनी। तो ये कर प्रशासन के संदर्भ में रहा। और जब यूनिफॉर्म मार्केट रहती है, यूनिफॉर्म मार्केट रहती है, एकल बाजार व्यवस्था रहती है, तो उसमें क्या होता है कि बाजार बड़ा होता है और लोगों के लिए भी सुविधाएं रहती हैं, टैक्सेशन ज़्यादा रहता है, तो स्थानीय लोग कर लगा लगा करके उसको मूल्य को बढ़ा देते हैं। मुद्रा की बात बताऊं, प्रशासन का ही पार्ट हो जाएगा। 2 चीजें हैं, एक तो रुपया इसने चांदी का किया 148 ग्रेन का, और एक ये चांदी का था, सिल्वर, और एक था इसने दाम 340 ग्रेन का था, ये तांबे का था, यही। और दाम और रुपए में जो संबंध था वो 1 संबंध है 64, कन्वर्जन रेट भी जानते रहिए, 1 रुपये में 64 दाम आपको मिल जाएंगे। कभी पूछा जा सकता है, जैसे टका और जीतल का 1:48 था, तो रुपए और दाम का जो संबंध था वो 1 संबंध 64 था। तो कर प्रशासन हो गया, मुद्रा हो गया, राजस्व हो गया, सामान्य प्रशासन हो गया, शायद क्लियर। तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी शेरशाह के
क्या कहते हैं कि जो सार्वजनिक कार्य हैं, प्रशासन में नहीं, सार्वजनिक निर्माण कार्य की चर्चा कर ले। तथ्यात्मक रूप से भी जानना जरूरी है इसको। सार्वजनिक निर्माण कार्य, और ये सब बातें आपसे प्रीलिम्स में भी पूछी जाएंगी। और कल के क्लास में हम लोग जो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 अभी हम लास्ट में चर्चा करेंगे, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। सार्वजनिक निर्माण कार्य में आपको बताऊं कि सबसे पहली चीज तो जो 1700 सराएं आपको बताई, 1700 सरायों का निर्माण किया। और ये जो सराएं थी वो क्या थी, आप जानते हैं कि ये सराएं थी जो 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 क्या कहते हैं कि यात्री रहते थे, उनके रहने की स्थान रहते थे। और यहाँ पर पूरा सभी के लिए, हिंदुओं हों चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी। और ये प्रशासन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। प्रशासनिक दृष्टिकोण से वो जो हमने आपको बताया, कानूनगो साहब ने इसे सिरा और धमनी कहा है कि सूचनाएं साम्राज्य तक आती और जाती थी, और इसके माध्यम से एकदम क्या कहते हैं कि चुस्त दुरुस्त और प्रभावी और इफेक्टिव प्रशासन बनाया गया इस पे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे 4 सड़कें हैं, 4 सड़कें हैं। नंबर 1, जैसे पहला है, एक तो सोनार गांव से पेशावर तक, सोनार गांव से पेशावर तक है, ये जीटी रोड आप जिसे कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, उसको इसने बनाया। और इसे कहा गया सड़क आजम भी कहा गया है ना, सड़क आजम। और देखो यही सब चीजें जो आप जानते हो या मेंस में भी लिखते हो, तो यही सब आपको एथेंटिक बनाती हैं। और आपको बताऊं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भारत का इतिहास नहीं पूछा जाएगा। वो इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है वो कहीं न कहीं इसमें रहता ही रहता है ना। मेंस में आपको फोकस भले किया हुआ हो, कि जीएस के मेंस की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पे फोकस किया हुआ है, लेकिन सार्वजनिक निर्माण कार्य को वो कल्चर से जो रिलेट करके उठा करके पूछ लेगा। इसलिए ये फैक्ट्स आपको जानते रहेंगे, तो घुमा फिरा करके भी सवाल पूछेगा तो लिख सकते हैं। दूसरा चीज, आगरा से लेकर के बुरहानपुर, आगरा से बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़गढ़, और चौथा आगरा से लेकर के जो है आपका क्या कहते हैं कि लाहौर से लेकर के मुल्तान। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, खास करके हमारे जो बीपीएससी देने वाले भी कुछ शेर हैं यहाँ पे, है ना। तो जो पटना हुआ है ना पाटलिपुत्र से, कहा यह जाता है कि पाटलिपुत्र को पटना बनाने वाला ये शेरशाह सूरी ही था। फिलहाल ये 4 सड़कें हैं, है ना। इसके अतिरिक्त अगर आप देखोगे तो रोहतासगढ़ पे उसने एक किला बनवाया, ऊपर कर देता हूं। नेक्स्ट को अगर आप देखें, झेलम पे, रोहतासगढ़ पे एक किला बनवाया। और जो पुराना किला है, आप कह सकते हैं पुराना किला, रोहतासगढ़ पे, ये तो दिल्ली में है ना, ये पंजाब हो गया। और ये जो पुराना किला है वो माना जाता है कि दिल्ली का शेरशाह सूरी के द्वारा ये इसे बनवाया गया, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आप देखें, जो सबसे फेमस रहा है वो सासाराम का मकबरा, तालाबों के बीच में है, सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। और कनिंघम जैसे जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि जो सासाराम का जो मकबरा है वो ताजमहल से भी सुंदर है ना। हालांकि ये एक स्पेसिफाइड पर्सन का है, ऐसा नहीं है कि ये सबका ये माना गया, लेकिन कनिंघम का ये मानना है। और हमने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है इसको। इसलिए नहीं जोर देने की ज़रूरत है क्योंकि जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं वो शेर शाह की
कहीं से भी, हम ये नहीं कहते कि स्थापत्य कला, हालाँकि इस चर्चा को हम स्थापत्य कला में डिस्कस करेंगे, यहाँ से खत्म नहीं हो जाएगा, है ना? हमने इसीलिए आपको बताया है, जिन लोगों को कहीं भी कन्फ्यूज़न हो, वो जो पहला हमने लिखा है कि मुगल काल कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, वो पब्लिक क्लास भी किया है मैंने, मुश्किल से 18-19 मिनट का है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो उसमें हमने आपको बताया है कि हमें जो है कौन-सा टॉपिक किस क्रम में पढ़ना है। तो हम लोग स्थापत्य पढ़ेंगे तो एक बार फिर इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जानते रहिएगा कि शेरशाह सूरी के इस चीज़ों में कलात्मकता तो है, लेकिन जो ब्रिटिशों की नज़र की कलात्मकता है, उसके पीछे उनका अपना मंतव्य ये है कि वो ताजमहल से भी बेहतर इसको बता सकें। फिलहाल इतने तथ्य पर्याप्त हैं और आपको बताऊं कि शेरशाह के बाद अगर आप देखेंगे तो कई शासक हुए, जैसे इस्लाम शाह, फिरोज शाह, है ना, मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम शूर, क्लियर है। और मोहम्मद आदिल शाह को तो मूर्ख शासक भी कहा जाता था। और आपको बताऊं जैसे फिरोज शाह था, फिरोज खां का शासक 3 ही दिन के लिए था। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। शेरशाह सूरी के बाद भी अफ़गान जो साम्राज्य है वो एक तरह से बिखर गया, और उसके पीछे मूल कारण अगर आप देखेंगे तो यही है कि ये पूरा जो प्रशासनिक ढांचा था वो एक व्यक्ति की योग्यता पर था, और अगर सुल्तान योग्य तो सब कुछ ठीक, अदरवाइज तो सब गड़बड़ होना ही होना था। और जो सिकंदर शाह सूर है ना, आपको बताऊं कि जो मोहम्मद आदिल शाह के समय से ही हेमू विक्रमादित्य का भी एक नाम आता है, बड़ा चर्चित व्यक्तित्व है। हम लोग चर्चा करेंगे, अकबर के संदर्भ में बात करेंगे वहाँ पे। फिलहाल ये जानते रहिए कि सिकंदर शाह सूर के समय में ही, हमने कल भी चर्चा किया कि सरहिंद का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध हुआ, और इन दोनों युद्धों में सिकंदर शाह सूर को पराजित किया किसने? इसने, हुमायूं ने। और एक बार फिर मुगल सत्ता स्थापित हुई, राइट। तो ये रहा ऑल अबाउट शेरशाह सूरी के संदर्भ में, श्योर। और कल हम लोग, जो कल की क्लास होगी, वो बाबर से लेकर के शेरशाह सूरी तक जो प्रश्न आए हुए हैं, खास करके यूपीएससी के, या जो प्रश्न आ सकते हैं, उन प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। तो तब तक आप लोग जम के इसको पढ़िए, देखिए, और निश्चित रूप से निश्चिंत होकर के सफलता के लिए प्रयास करिए, डेफिनेट सफलता मिलेगी। ओके। और हाँ, अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई बात है, कोई चर्चा है, कोई बात आपके अकेले में कोई बात आपको परेशान करती है, यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। हम लोग आपके साथ हैं। हमने पहले भी कहा कि बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में ये अभी संस्थान नहीं चल रहा है, तो व्यक्तिगत रूप से आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आप अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं, खास करके जो शैक्षणिक समस्याएं हैं, जहां से आप को लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो आप अगर उस पर चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी क्या कहते हैं कि जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। तो राइट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।